जी, इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल मेथड का जो स्टेप 6 है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, जिसका लास्ट स्टेप है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम इस एक्सपेरिमेंट्स। जो बायोलॉजिस्ट है वो अपना वो जो उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे वो डेटा कलेक्ट करता है। ही एनालाइज द डेटा, वो उस डेटा को एनालाइज करता है स्टेटिस्टिकली टू रीच सम कंक्लूजन्स, ताकि वो कुछ कंक्लूजन्स तक वो पहुंच सकें। He publishes his conclusions in the form of research articles in scientific journals and books. वो अपना जो काम है वो रिसर्च आर्टिकल्स की फॉर्म में वो पब्लिश करता है इन साइंटिफिक जर्नल्स में और बुक्स में वो अपना वो काम पब्लिश करता है रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में। He also presents his conclusions in science seminars at national and international levels. वो अपना काम different seminars, जो national और international seminars जो होते हैं वहाँ पे अपना वो काम present करता है। It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve other problems. इससे ये होता है कि जो और लोग होते हैं वो भी उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका ये काम बिल्कुल सही है, और उसके किए गए हुए काम की जो नॉलेज है उसको अपने काम में उसमें जो और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी और जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं और जितने मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें जो उस बंदे ने जो काम किया है, उस साइंटिस्ट ने जो काम किया है, उसकी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं। इन समरी मतलब इसमें कहा यह जा रहा है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट से जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, वो अपने उस डेटा को एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकली, ताकि वो कुछ कंक्लूजन्स तक वो पहुंच सकें। फिर अपना वो काम रिसर्च आर्टिकल्स की फॉर्म में डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स और बुक्स में वो फिर उसको पब्लिश करते हैं। वो अपना वो काम डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो सेमिनार होते हैं वहाँ पे अपना काम प्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पे जो दूसरे साइंटिस्ट, जो दूसरे बायोलॉजिस्ट होते हैं वो उस बंदे के जो काम के जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, और उसी के दी गई जो नॉलेज जो वो शेयर कर रहा होता है वो बंदा, उस नॉलेज को दूसरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में को सॉल्व करने के लिए वो नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, उसके वो नॉलेज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का एक अच्छा ये जो है स्टेप 6 भी अभी कंप्लीट हो गया बायोलॉजिकल मेथड का। अब सबसे पहले एक समरी से आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना होता है, स्टेप 1 में ये होता है। स्टेप 2 में फिर ये होता है कि आप डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो पहले जो काम हुआ होता है, जो मतलब प्रीवियस रिसर्चेस हुई होती हैं उसके बारे में आप जो है उसको वो जो साइंटिस्ट है वो उसको स्टडी करता है। पहले आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप रिकग्नाइज करते हैं, फिर जो पिछला जो काम हुआ होता है उसको आप स्टडी करते हैं, फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हो सकता है ये चीज़ इस तरह हुई हो, फिर उस हाइपोथेसिस के बारे में आप डिडक्शंस करते हैं, और फिर डिडक्शंस करने के बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं कि आपका वो जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद जब आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो उसके बारे में आप कंक्लूजन्स लिखते हैं, और उसके बारे में आप एक कंक्लूजन लिखते हैं, उसके बारे में एक नतीजा लिखते हैं, और उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट को फिर आप पब्लिश करते हैं, उसको आप प्रेजेंट करते हैं, और उस में जो नॉलेज होती है आपकी, उसको रिपोर्ट में जो नॉलेज होती है उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, और अपने जो दूसरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए उस रिपोर्ट की जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं। तो ये 6 स्टेप्स के अंदर ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसको हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ये हमें दे रहे हैं कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स देयर आर 2 अरेंजमेंट्स, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। अब आगे पढ़ते हैं। बोथ ग्रुप्स आर केप्ट अंडर द सेम कंडीशंस एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन विच इज़ बीइंग टेस्टेड। अब दोनों ग्रुप्स को सेम कंडीशंस में रखा जाता है, लेकिन सिवाय उस कंडीशन के जिसको हमने टेस्ट करना है कि जिसके होने या ना होने को हमने टेस्ट करना है कि क्या ये ज़रूरी होता है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है।
फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो हम सब जानते हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी होती है, लेकिन अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट करना हो, हमने टेस्ट करना हो कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाकई में ज़रूरी होती है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यू विल अरेंज 2 सिमिलर प्लांट्स, हम 2 सिमिलर प्लांट्स को अरेंज करेंगे। यू विल प्रोवाइड सॉयल, वाटर एंड सनलाइट टू बोथ प्लांट्स। हमने ये जो कंडीशंस हैं सॉयल, वाटर और सनलाइट की, इसको हमने सेम रखा है दोनों प्लांट्स के लिए। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। अच्छा, एक प्लांट को आप कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और दूसरे प्लांट को आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। अब जिस प्लांट को आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अब उस प्लांट के साथ क्या होगा। उस प्लांट को अब हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे तो उस पर अब क्या इफेक्ट होगा। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू दी अदर प्लांट। अब जो दूसरा प्लांट है उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी सब प्लांट्स तो वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये कंट्रोल ग्रुप है। इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, इसके साथ हम सिर्फ कंपेयर करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला जो प्लांट है उस पर जो इफेक्ट आएगा उसको हम फिर कंपेयर करेंगे उस प्लांट के साथ जिस पे हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो हम दोनों में हम फ़र्क देखेंगे कि अगर हम एक प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना दें और एक प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड दें तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड when photosynthesis does not occur in the experimental group but occurs in the control group। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत प्रूफ हो जाएगी जब जिस प्लांट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन थी। अब एक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है कि मोर देन 2000 years ago physicians were familiar with malaria। At those times it was known as the disease of chills and fevers। कि जो बीमारी है मलेरिया, इसके अंदर हमें ठंड लगती है और हमें बुखार होता है। In human history malaria has killed more people than any other disease। इंसानों की हिस्ट्री में इससे हमें ये पता लगता है कि जो मलेरिया ने कि सबसे ज़्यादा जिस डिज़ीज़ ने इंसानों को मारा है, जिसकी वजह से इंसान मरे हैं, वो मलेरिया है। तो ये 2 साइंटिफिक इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। ओके, इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर हम अगली वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।